हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम 7 क्लासेस इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और आज हमारा 8वां सेशन 8वीं कक्षा है और चलते हैं अपने पॉइंट पर। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि आप मेरी क्लास 1 देखिए, ठीक है। उसके बाद रिवाइज करिए और कमेंट सेक्शन करिए। तो कितने बच्चों ने देखी है तो पता नहीं, लेकिन आपको बताएं 3 बच्चों के नाम लेना चाहूँगा मैं, ठीक है। एक अकरम मलिक हैं और एक फ़हीम हुसैन और एक है रमेश चंद्रा। ये 3 वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बाकायदा कमेंट्स भी किए हैं और क्लास रिवाइज करी है। ये उन्होंने कमेंट्स में कहा है, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा बढ़िया समय है तैयारी करने का। और आपको बताएं आज न्यूज़ में दे रखी है 5200 वैकेंसी लेखपाल की। उन्होंने तुरंत बोला है कि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा वैसे ही तुरंत इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एसआई का भी यही हाल है, ठीक है। तो जो हाइट हैं फोर्थ लाइन में चाहते हैं उनके लिए 5000 लगभग इतनी अप्रॉक्स आपकी वैकेंसी हैं यूपी एसआई की। और जिनके पास हाइट नहीं उनके पास लेखपाल की। तो वैकेंसी दोनों रेडी हैं, लेकिन आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने बोला है कि मेरी क्लास है बार बार आप रिवाइज करिए जिससे कि बातें दिमाग में बैठ जाएँ, फास्ट मीटर लगा करके, ठीक है। तो ये नहीं, ये 3 वैसे मैं जानता हूँ काफ़ी बच्चों ने रिवाइज़ किया होगा, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, ठीक है। जिससे कि मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो मैं और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं। अब अपनी लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। देखिए मैंने आपको बताया गया था कि इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया। जो प्रांतों में लास्ट क्लास आप जरूर देख लें, ठीक है, जिस उससे ही सीरीज बनी हुई होगी तभी आपके समझ में आएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्या किया गया, प्रांतों में बहुमत दे दिया गया। जो प्रांतों की गवर्नमेंट थी, जैसा स्टेट होते हैं, यहाँ पर बहुमत दे दिया कि गैर सरकारी सदस्य आ सकते हैं निर्वाचित होकर और वो अपने क्या कहते हैं एक्ट या बिल अपने पास करा सकते हैं। उनके पास इतना बहुमत है, ठीक है, इतनी संख्या उनकी है, संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन दिक्कत हो गई तो यहाँ पर क्या किया गया, द्वैध शासन। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि प्रांतों में द्वैध शासन बहुत बार पूछा गया है कि प्रांतों में दोहरी शासनिक व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई है, तो 1919, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। एक क्या किया गया भाई, केंद्र का जो नियंत्रण है वो राज्य पर कम कर दिया गया, यानी कि राज्यों को थोड़ी स्वतंत्रता ज़्यादा कर दी गई। किस एक्ट में, इसी एक्ट के तहत, ठीक है। और वो किस प्रकार से, बजट अलग कर दिए गए। आपसे पूछा जाएगा पहले एक ही बजट पेश होता था पूरे देश के लिए, लेकिन फिर क्या करा, केंद्रीय बजट और राज्य के बजट को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। तो क्वेश्चन यही बनता है, केंद्र तथा राज्य को बजट जो अलग पेश किए जा रहे हैं वो किस एक्ट से पेश किया रहे हैं, 1919 के एक्ट से। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। साथ ही साथ आप नोट भी करते रहें। तो देखो, केंद्रीय कुछ सब्जेक्ट थे, कुछ पॉइंट थे जिनको विभक्त किया गया, ठीक है, अलग अलग कर दिए कि ये राज्य का ही विषय है, इसको राज्य को दे दो, और ये केंद्रीय विषय है, तो उनको पहचान कर अलग भी किया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों को पहचान कर पृथक किया गया तथा केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण कम किया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किस एक्ट के तहत केंद्र की पावर राज्यों पर कम कर दी गई, शक्ति कम कर दी गई, तो 1919 का एक्ट है, ठीक है। और इसके तहत केंद्र तथा राज्यों के बजट को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। ये हुई मतलब एक्ट को लेकर, किस तरीके, बजट को लेकर, ठीक है, और कुछ पावर्स को लेकर के। अब आपको मैंने एक पॉइंट बताया था, क्या पॉइंट बताया था कि सांप्रदायिकता की शुरुआत कहाँ पे हुई। तो आप सीधे सीधे लगाएंगे 1909 कि 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था वहाँ पर सांप्रदायिकता की पहली बात हुई थी। किस कास्ट को लेकर, मुस्लिम्स को लेकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा और विस्तार किया गया।
विस्तार क्या किया गया, अब सांप्रदायिकता आधार पर सिर्फ मुस्लिमों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था दी थी, लेकिन यहाँ पर वो व्यवस्था और कास्ट के भी, जैसे भारतीय ईसाई हैं आपके, ठीक है, आंग्ल भारतीय हैं, यूरोपीय कुछ रह रहे थे, ठीक है, सिख थे, इन लोगों को भी चुनाव में कुछ विशेष मतलब माइनॉरिटीज़ के चलते, अल्पसंख्यक के चलते इनको भी कुछ सुविधाएं दी गई और सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है सांप्रदायिकता विस्तार, तो 1919, ठीक है। 1935 में भी हुआ है, कुछ काम हुए थे, ठीक है, दलित मजदूर, इनको 1935 में किया गया था, तो वहाँ पर भी चर्चा करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, इसके तहत सिख, भारतीय ईसाई, सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय जो अंग्रेज भारत में रह रहे थे, ठीक है, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपीय के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया, इनके संप्रदाय को थोड़ा महत्व दिया गया। लेकिन सर्वप्रथम ये कहाँ पे हुआ था अभी, मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम, किसके लिए अभी, मुस्लिम्स के लिए। वहाँ पर बहुत बड़ा विवाद भी बन गया था, ये सारी बात मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। अब इसको ज़रा पॉज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, इसको नोट कर लेंगे पॉज करके। देखिए नेक्स्ट क्या था, आज हमारे क्या है, हमारे यहाँ केंद्र में आज दो प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है, सॉरी दो द्वैसदनीय व्यवस्था है, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। तो ये द्वैसदनीय व्यवस्था पहली बार केंद्र में कब लागू की गई, अभी तक एक ही परिषद थी, एक ही काउंसिल थी, मैंने बताया था केंद्रीय परिषद जिसको हम कहते थे। अब तक क्या मैं बता रहा था आपको, अब तक मैं बता रहा था, समझने की कोशिश करें सारी बातों को, ठीक है। अब तक मैं आपको बता रहा था केंद्रीय परिषद केंद्र में, ठीक है, और प्रांतीय परिषद छोटी छोटी, एक केंद्र में हो गई और ये प्रांतीय परिषद होती है, ठीक है। लेकिन अब केंद्र में एक का दो कर दिया गया, ठीक है, दो परिषद। तो यदि आपसे पूछा जाए कि केंद्र में एक ही परिषद थी लेकिन द्वैसदनीय व्यवस्था किस एक्ट से आई है, तो वो आई है 1919 के एक्ट से। बात समझ में आ गई। जो हमारे यहाँ भारत में केंद्र में द्वैसदनीय व्यवस्था, राज्यसभा लोकसभा, ये पहली बार भारत में किस एक्ट के तहत लाई गई, तो 1919 एक्ट से पहले क्या थी, एक सदनीय व्यवस्था, उसको हम क्या कहते थे, केंद्रीय परिषद। लेकिन अब केंद्रीय परिषद की जगह क्या हो गई, पहले क्या थी, एक सदनीय। ये व्यवस्था कैसी थी, एक सदनीय, ठीक है। लेकिन बाद में क्या कर दिया, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया केंद्र में ही, ठीक है। एक हो गई आपकी राज्यों की परिषद, एक को क्या कहा गया, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों की परिषद, और एक को कहा गया विधानसभा, ठीक है। दो पार्ट कर दिए। आज लोकसभा, आज इसको क्या कहते हैं, आज करंट में इसको कहते हैं हम राज्यसभा, और इसको क्या कहा जाता है, लोकसभा, ठीक है। तो ये द्वैसदनीय व्यवस्था हो गई, दो सदन वाली द्वैसदनीय व्यवस्था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा केंद्र में द्वैसदनीय व्यवस्था की शुरुआत किस एक्ट के तहत शुरू गई है, तो वही 1919 का एक्ट, ठीक है। किस प्रकार से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। इसके तहत केंद्र में द्वैसदनीय व्यवस्था की गई, ठीक है। और द्वैसदनीय आप मैंने बता दिया, एक आपकी राज्यों की परिषद और एक विधानसभा, जैसे कि आज होता है काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक है। ये व्यवस्था कर दी गई किसमें भी, 1919 में, ठीक है। अब तक मैंने, अगर आपसे पूछा जाए निर्वाचन पद्धति कब से स्टार्ट की, तो आप फौरन बताओगे सर 1892 में। आपने हमको बताया था 1892 का जो काउंसिल स्टेट आया था, भारत परिषद अधिनियम आया था, उसके तहत ही भारत में निर्वाचन व्यवस्था हुई। लेकिन किस प्रकार की व्यवस्था, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब, जैसे अगर ये बंदा चुना जाना है तो हमने, जो हम 18 साल की आयु के हैं, हमने इन लोगों को चुना और इन लोगों ने इनको चुना। तो ये जो चुना गया है वो किस प्रकार से चुना गया है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है, इनडायरेक्टली, ठीक है। जो मेन मुद्दा है उसको हम डायरेक्टली नहीं चुन रहे हैं, जो मेन लीडर है, जो मेन पद पर जाना है व्यक्ति, इनडायरेक्टली चुना जा रहा है कई लोगों के द्वारा, ठीक है। पहले हम उसको चुनना है, फिर वो जाकर उसी में चुनना है। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव था। तो यदि आपसे पूछा जाए प्रत्यक्ष निर्वाचन,
जो हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं जाकर एमएलए को, ठीक है सी, वो सीधा प्रत्यक्ष निर्वाचन है। उसकी शुरुआत भारत में किसके तहत की गई है? तो 1919 है, ठीक है। इसके तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे गए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, यदि आपसे पूछा जाए, महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था पहले भारत में, ठीक है, लेकिन महिलाओं को वोट करने का अधिकार किस एक्ट के तहत भारत में? 1919 एक्ट के बाद, ठीक है। इसके बाद महिलाओं को, इस एक्ट के बाद ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, किससे जुड़े हुए हैं? 1919 एक्ट, 1919 अधिनियम, जिसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मैंने पहले ही बताया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव इस समय, ठीक है, जिसकी पोस्ट की शुरुआत 1858 वाले एक्ट से हुई है, ठीक है। और चेम्सफोर्ड कौन थे? भारत के वायसराय, ध्यान रखेंगे, ये भारत सचिव थे और ये कौन थे? वायसराय। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। बाकी पॉइंट और इस एक्ट के तहत क्या क्या बातें हुई, क्या क्या आप हुआ इस एक्ट में, वही डिस्कशन कर रहे हैं हम, ठीक है। सारी बात समझा कर क्या मैटर है, पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। और अच्छी प्रकार से समझा कर, क्योंकि समझा हुआ चाहे कितना ही ज़्यादा हो, ठीक है, वो आपके साथ लंबा टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है, याद करने वाले से। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। देखिए एक पॉइंट है, जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद थी, उस कार्यपालिका परिषद में 6 में से 3 सदस्यों का भारतीयों का होना आवश्यक कर दिया गया। 3 क्या रहेंगे इसमें? परमानेंट भारतीय आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वायसराय की कार्यपालिका परिषद, जिसकी काउंसिल थी, परिषद में 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। इस एक्ट के तहत कार्यपालिका परिषद में 6 में से 3 सदस्य भारतीय अनिवार्य कर दिए गए। वो 1919 का ही एक्ट है, ठीक है। और इसके बाद, इस एक्ट के बाद 1926 इसमें ध्यान रहेंगे, 1926 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जिसके तहत ICSE है आज, कैसे 1948 के बाद में उसको IAS नाम दे दिया गया है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IAS वगैरह के जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं सिविल सर्विस के, उनको लिए एक आयोग का गठन किया गया। वो कब? 1926, ठीक है। UPSC जिसको आज हम बोलते हैं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो ये इस एक्ट के तहत बात हुई। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो आपका केंद्र में द्वैसदनीय व्यवस्था और प्रांतों में द्वैध शासन, ये 2 बहुत पूछे जाते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन तो सीधा 1990 एक्ट, ठीक है, या फिर केंद्र में द्वैसदनीय व्यवस्था, आपके सामने मैंने बता दी है सारी बातें, ठीक है। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, भारत में बजटों का अलग अलग हो जाना, राज्यों में अलग और केंद्र में अलग, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट किससे जुड़े हुए हैं? 1990 एक्ट से, ठीक है। अब ये एक्ट तो इन्होंने भेज दिया, ठीक है। उसके बाद क्या तैयारी हुई? अब एक बात समझिए, पॉइंट क्या चला, सारा सिस्टम, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको सारी राज्य व्यवस्था समझा दूंगा, कैसे हम आज़ादी तक गए और किस प्रकार से आज़ादी दी गई, ठीक है। और आज़ादी के बाद की बातें अगले टॉपिक में बात करेंगे, आज़ादी तक की बातें यहीं पे हो जाएंगी, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपके ऐतिहासिक तथ्यों का, आप सोच रहे होंगे जो कि साहब वो कांड, चौरी चौरा कांड या वो घटना है, वो ऐतिहासिक तथ्य हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ पॉलिटी की चर्चा करूँगा, ठीक है। और वो सब जब मैं इतिहास पढ़ाऊँगा तो उन सब की भी चर्चा होगी, ठीक है। क्या चौरी चौरा कांड था, काकोरी कांड क्या था, ये बम कांड कब हुआ, ठीक है, इनको फांसी क्यों दी गई, ये क्या, वो सब ऐतिहासिक घटनाएँ, ठीक है, इतिहास में पढ़ी जाती हैं।
उनकी चर्चा हम इतिहास में करते हैं, ठीक है। यहाँ सिर्फ हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन फिर भी अगर कोई बीच में घटना आएगी तो उसको बता दिया जाएगा, ठीक। अब देखो क्या हुआ, इनको लगा कि भारत में हमें शासन करना है तो भारत की सारी व्यवस्था को देखकर सुदृढ़ कर उस पर हमें काम करना है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने जांच करने के लिए एक आयोग भेजा कि आप जाइए वहाँ की समस्या नोट करिए, सारी व्यवस्थाएं, ठीक है, और वो सारी जांच करके फिर हमें बताइए। जब हम अगला एक्ट भेजेंगे तो उस एक्ट में उन सभी समस्याओं का समाधान होगा और एक अच्छी प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए अगला एक्ट भेजा जाएगा, जो 1935 में है, आपको पता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, एक आयोग बनाया जिसको हम कहते हैं साइमन आयोग, साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन जिसको कहा जाता है, ठीक है, साइमन आयोग। इसका गठन कर दिया गया 1927 में। सारी बात सुन लें, ठीक है। पहले 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया, 8 नवंबर 1927 में, ठीक है। इसका जो ये हेड था वो जॉर्ज साइमन नाम का व्यक्ति था, ठीक है, जो हेड था, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। इसमें 7 लोग थे, लेकिन 7 के साथ क्या थे भाई, ब्रिटिश थे। इनका उद्देश्य भारत में एक ब्रिटिश संघ की स्थापना करना, केंद्र में अनुत्तरदायी शासन यानी केंद्र की शक्ति को मजबूत करना, और जो वायसराय हैं, प्रांतीय गवर्नर हैं, उनको कुछ विशेष प्रिविलेजेस यानी कि विशेष अधिकार उनको दिए जाएं, ठीक है। ये व्यवस्था करने आए थे लोग, लेकिन ये समस्याएं देखने आए थे भारत की। सबके सब क्या थे, ब्रिटिश। अब एक दो इसमें भारतीय भी तो होने चाहिए, तभी तो आप समझ पाओगे, वरना अपने फ़ायदे से सारे काम करोगे। तो इसका विरोध किया गया, समझ रहे हो, इसका क्या किया गया, साइमन आयोग का विरोध। और विरोध में जो प्रमुख है वो लाहौर में किया गया इसका, ठीक है। और वो किसके द्वारा भाई, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ये घटना है, ठीक है, इससे जुड़ी, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे, लाहौर में विरोध किया गया। लेकिन क्या हुआ, जब साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक, ठीक है, क्योंकि इसमें साथ के साथ क्या थे, अंग्रेज। अरे 2 या 3 हमारे भारतीय भी होने चाहिए, ठीक है, जिससे वो हमारी बात को समझ पाएँ, हमारी समस्या को समझ पाएँ, और हमारी समस्या जब आप ले जाएँ तब क्या करें, जाकर वहाँ पर जो एक्ट आए उसमें हमारा समाधान हो। तो इसको लेकर विरोध किया गया, लेकिन विरोध के उल्टे इन पर क्या, लाठीचार्ज करवाई गई, ठीक है। और एक अंग्रेज़ था जेम्स ए स्कॉट, ध्यान रखेंगे, जेम्स ए स्कॉट। ये ऐतिहासिक तथ्य है लेकिन बता रहा हूँ क्योंकि ये रिलेवेंट है, ठीक है, अभी हमारे आगे मुद्दे से मैं चर्चा कर रहा हूँ। जेम्स ए स्कॉट ने इनको घेर लिया और इन पर क्या करा भी, पुलिस सिपाहियों के साथ इन पर लाठियाँ बरसाई, ठीक, और लाठियाँ बरसाई। अगर क्वेश्चन पूछा जाए साइमन कमीशन भारत कब आया है, तो ध्यान रहेंगे ये भारत आया था 1928, 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928। गठन कब हुआ है, 8 नवंबर 1927। ये दोनों डेटें हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है डिपेंड इस बात पर करता है, ठीक है। तो जेम्स ए स्कॉट ने लाठियाँ बरसाई, जिसके कारण कुछ समय बाद यानी कि 17 नवंबर 1928 को लाला जी की क्या हो गई, डेथ। पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को, इनकी डेथ हो गई। लेकिन जब इन पर लाठियाँ बरसाई जा रही थी तब वहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन यानी क्रांतिकारियों की एक संस्था, उसके व्यक्ति मौजूद थे, जैसे भगत सिंह वगैरह, ठीक है, भगत सिंह वगैरह, राजगुरु सुखदेव, ठीक है, ये लोग भी थे। तो इन्होंने बदला लिया था लाला लाजपत राय की मृत्यु का कि हम इस जेम्स स्कॉट जिसके कारण लाला जी की मृत्यु हुई है हम इसको मार देंगे, ठीक है। और ठीक 1 महीने बाद यानी कि 17 दिसंबर 1928 को इन्होंने मारने की प्लानिंग करी, किसकी भी, जेम्स ए स्कॉट की। अब जेम्स ए स्कॉट जैसे ही अपने कार्यालय से निकला तो बाहर खड़े हुए थे कौन, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, लेकिन वो जेम्स ए स्कॉट नहीं था, उसका ही समकक्ष अधिकारी था जिसका नाम था सैंडर्स। जिसका नाम क्या था भाई, जॉन पी सैंडर्स, ठीक है, सैंडर्स। तो हत्या कर दी किसकी इन्होंने 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को, जॉन पी सैंडर्स की। तो सैंडर्स हत्याकांड, उसमें शामिल कौन थे, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह। इनकी पूरी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन जो था वो पूरा इसके लिए जिम्मेदार था। मारना चाहते थे जेम्स स्कॉट को, लेकिन मार दिया किसको भाई, जॉन पी सैंडर्स को। तो एक रिलेवेंट घटना जुड़ी हुई है किससे भी, साइमन आयोग से। क्यों आया था, भारत की समस्याओं को मतलब समझने क्या प्रॉब्लम चल रही है, कुछ उद्देश्य थे उसके, लेकिन उसका विरोध क्यों किया गया, क्योंकि इसमें 7 के 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, ठीक है। तो ये एक साइमन आयोग की घटना थी। लेकिन बाद में इसने क्या किया, इस कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, और उसके बाद इसने क्या करा कि समस्याओं पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजन किए गए थे लंदन में, ठीक, 3 गोलमेज सम्मेलन।
और इसके बाद जब इन पर चर्चा हो गई, सब डिस्कशन निकल आया, तब इन्होंने उस पर मंथन करके संसद में बाकायदा इस बात पर जो साइमन आयोग ने रिपोर्ट पेश की उसके आधार पर, गोलमेज सम्मेलन के आधार पर सब कुछ मंथन करने के बाद ही 1935 का एक्ट भेजा गया, जिसमें बहुत बड़ा मतलब विस्तार से उसमें शासन व्यवस्था दी गई थी। 10 अनुसूचियाँ, 321 आर्टिकल्स उसमें थे, ठीक है। और उसमें से ही भारतीय संविधान, आपको बताएं 250 लगभग आर्टिकल्स भारत शासन अधिनियम 1935 में, तो उसी के लिए सारा डिस्कशन चल रहा था। ये बात समझ में आ रही है सारी, ठीक है। तो इसको मैं नोट भी करा देता हूँ आपको, ठीक है। अभी समझाना जरूरी था क्या मैटर था, क्या सारी कहानी थी, ठीक। तो नोट कर लेंगे भी इसी में। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन या साइमन आयोग 7 सदस्य, कितने थे, 7 सदस्य का गठन जॉर्ज साइमन के नेतृत्व में किया गया। ठीक है। और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन या साइमन आयोग भारत आया, ठीक है। जहां इसका क्या हुआ, विरोध हुआ, जहां इसका विरोध किया गया, ठीक है। आपको मैंने घटना बता दी, बाकी वो ऐतिहासिक घटना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। लाहौर, किसके द्वारा, लाला लाजपत राय। लाहौर में ये घटना ध्यान रहेगी, मैंने आपको बाकी बातें समझाई दी हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए साइमन आयोग के उद्देश्य क्या था, ठीक है, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्यों आया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, पूछा गया, 4 ऑप्शन दे रखे थे, 3 बातें ये थी, चौथी कोई और थी, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था भाई, भारत में ब्रिटिश संघ की स्थापना, भारत में ब्रिटिश ये क्या था, मतलब कितने भारतीय साम्राज्य, इनका कितना विस्तार है, उस पूरे विस्तार पर एक तरीके से अपनी पूरी एक मतलब यूनिटी कि ये हमारा भारत का हिस्सा है, ठीक है। साम्राज्य विस्तार को निश्चित करना, ठीक है। सेकंड क्या था, केंद्र में अनुत्तरदायी शासन, ठीक है, कि वो किसी के प्रति जवाबदेही कार्रवाई नहीं होगी, केंद्र में जो होगी वो स्वतंत्र रूप से होगी अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। उसमें भारतीयों का हस्तक्षेप कम होगा, वो उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। अनुत्तरदायी शासन। नंबर 3 क्या है, वायसराय तथा प्रांतीय गवर्नरों को विशेष अधिकार दिए गए, विशेष अधिकार, ठीक है, कुछ विशेष पावर्स दी जाएं। इसको लेकर आया था क्या भी, साइमन कमीशन, ठीक है। बाद में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 1930 में जाकर, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे सभी, पॉज करके वीडियो, ठीक। और जब साइमन आयोग चला गया, फिर बाद में 3 गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, लंदन में को लेकर आयोजित किए गए, ठीक है। क्या क्या सुधार किए जाएं भारत में, कैसे प्रशासनिक व्यवस्था, ये इस पर चर्चा करने के लिए, ठीक है। आपको बता रहा हूँ, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, तीनों के तीनों प्रथम गोलमेज सम्मेलन
इसको ध्यान रहेंगे। ये हुआ था 12 नवंबर 1930 से लेकर 12 जनवरी 1930 तक, ठीक है। और द्वितीय ये हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक, ठीक है। एक था आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये हुआ था 17 नवंबर 1932 से लेकर और 24 दिसंबर 1932 तक, ठीक है। जनरली अगर आपको ईयर बताया जाए तो पहला 1930, फिर 31 और 32, तीनों गोलमेज सम्मेलन। खासियत का है तीनों में प्रतिभाग किया था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन गांधी जी ने इसमें प्रतिभाग किया था द्वितीय वाले में, गांधी जी ने भाग लिया, ठीक है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ध्यान रहेंगे, डॉक्टर BR अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, राउंड टेबल, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। कांग्रेस की तरफ से सेकंड में कौन गए थे? गांधी जी। तो यहाँ से क्वेश्चन बच जाएगा कि गोलमेज सम्मेलन कब हुए हैं, किसको लेकर हुए थे? समस्याओं को लेकर। जो साइमन कमीशन रिपोर्ट पेश की, उस पर चर्चा हुई कि अगले जो एक्ट भेजेंगे उसमें क्या क्या सुधार करने हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। पहले साइमन कमीशन आयोग ने जांच की, उसके बाद यहाँ पर डिस्कशन हुआ समस्याओं को लेकर, ठीक है। वो डिस्कशन 3 गोलमेज सम्मेलन में डिवाइडेड था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड वाले में गांधी जी ने भी भाग लिया था। तीनों में भाग लेने वाले कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर। अब सारी तैयारियां हो गई, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया भाई, अब क्या करा जाए? अब अगला एक्ट 1935, सब कुछ डिस्कशन हो गया। अब बनाकर भेजा अगला 1935 का एक्ट, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इसी बीच में एक पॉइंट और आता है बीच में, ठीक है, उसको ही बता देता हूँ। नेहरू रिपोर्ट, कई बार चर्चा होती है, इसको पॉज करने में, ठीक है, कि वो क्या थी, उसमें क्या, उसमें भी थोड़ा पॉलिटिकल मसला है, इसलिए इसको हम बता देता हूँ, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट पेश की, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई, किसके द्वारा पेश की गई? मोतीलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू टिक मत कर देना, ये उनके फादर थे, पिताजी थे, ठीक है। पेश की, ठीक है। इसमें प्रथम बार लिखित मौलिक अधिकारों की मांग की गई, लिखित मौलिक अधिकारों की यानी कि पहली बार लिखित रूप में, ठीक है, लिखित रूप में पहली बार लिखित रूप में मौलिक अधिकारों की मांग की गई है। किसमें भाई? नेहरू रिपोर्ट के थ्रू, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए संविधान का ब्लूप्रिंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा गया है? तो संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा गया है भाई? नेहरू रिपोर्ट को, ठीक है। मसला क्या था? मसला आपको बता दूं, एक सचिव था लॉर्ड बेकनहर्ड, लॉर्ड बेकनहर्ड, ये भारत का सचिव हुआ करता था, ठीक है। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बेकनहर्ड और मोतीलाल नेहरू, इनके बीच में बैठ लगी थी शर्त। इन्होंने कहा था कि हम आपको व्यवस्था दे देंगे, लेकिन आप प्रूफ भी तो करो कि आप व्यवस्था चला सकते हो, नहीं चला सकते हो, ठीक है। कैसे चलेगी व्यवस्था, बताओ हमें, कैसे चलाओगे? तो उसी को लेकर नेहरू रिपोर्ट पेश की थी किसने भाई? मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। लेकिन बेकनहर्ड ने कहा था कि इस जो अभी व्यवस्था आप व्यवस्था तैयार कर रहे हो, उस व्यवस्था को सारे लोग मानने चाहिए, जितनी भी आपकी यूनिटी चल रही है, मतलब संस्थाएं चल रही हैं भारत में, वो सबकी सब उस पर राजी हूँ, तब मैं इसको अलाउ कर दूंगा और आप व्यवस्था चला सकते हैं। मैं अपने ऊपर, मैं भारत का सचिव हूँ, मैं अपने दावे के साथ ये आपसे शर्त लगाता हूँ। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने ये रिपोर्ट तो बना ली, लेकिन इस पर सबको मना नहीं पाए। इसका विरोध किया किसने भाई? मुस्लिम लीग ने। और इसके विरोध में 14 सूत्री मांग की थी किसने? मुस्लिम लीग ने, ठीक है। और सिंपल सी बात है, जब विरोध किया मुस्लिम लीग ने तो फिर नेहरू ये जो है शर्त हार गए, ठीक है। और ये व्यवस्था लागू, नेहरू रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया, ठीक है, इनको नहीं दी गई व्यवस्था। तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में
नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मुस्लिम लीग ने 14 सूत्री मांग की। ठीक है, कुछ पॉइंट को लेकर उन्होंने इस पर मुद्दा उठाया 1929 में। ठीक है, तो इसलिए ये लागू नहीं हो पाई। ठीक है, लेकिन व्यवस्था थी इसमें भारत पूरे कैसे राज्य व्यवस्था चलाई जाए। ठीक है, और मौलिक अधिकार भी इसमें वर्णन किया गया था पहली बार लिखित रूप में। ठीक है, तो ये नेहरू रिपोर्ट की चर्चा हुई और ये डिस्कशन हुआ हमारा किसको लेकर भी, 1919 एक्ट को। मैंने सारी बातें आपको नोट करा दी हैं। ठीक है, बिल्कुल कंटेंट समझा कर लेकर चल रहा हूँ, समझाऊंगा तो फिर आपका पॉइंट पूरा हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एक्ट की, यानी कि सारा मंथन करने के बाद, सारी समस्याएं सुनने के बाद, सब कुछ निचोड़ करके अगला एक्ट लेकर आए अंग्रेज 1935 में। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या हुआ उसमें जानेंगे। ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं सारी बातें। देखिए, एक व्यवस्था और होती है, आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ राजदूत या उच्चायुक्त अदर स्टेट में बैठाए जाते हैं। जैसे हर देश में हमारा एक शख्स होता है, एक हमारी एम्बेसी होती है। ठीक है, तो इसी के तहत आपको एक बात तो बता दूं, लंदन में एक भारतीय उच्चायुक्त को नियुक्त किया गया था, उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और भारत सचिव जो ट्रांसफ़र करता था भारत की बात है लंदन को, उसके कुछ कार्य किसको दिए गए थे, उच्चायुक्त को दे दिए गए थे। तो एक पॉइंट और नोट कर लेंगे भी इसी में ही। ठीक है, इसके तहत लंदन में भारतीय उच्चायुक्त, यानी कि भारत का एक अधिकार, भारत के जो सारी व्यवस्था उसको देखने का अधिकारी लंदन में। ठीक है, भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई, है। ठीक है, और भारत सचिव के कार्य, भारत सचिव जो था जिसकी मैंने बात कही थी। ठीक है, 1858 के एक्ट में भारत सचिव के कुछ कार्य उच्चायुक्त को स्थानांतरित किए गए। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गई किसकी भी, 1919 की। पूछा जाए भारत में जो लंदन में भारत का उच्चायुक्त की स्थापना है वो किस एक्ट में की गई थी, तो 1919 एक्ट के थ्रू। क्लियर हुई बातें भाई? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्ट की हम लोग, इसको नोट कर लेंगे सभी। अगला एक्ट है भी हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि प्रांतों में द्वैत शासन। ठीक है, तो प्रांतों में जो द्वैत शासन था वो 1919 में शुरू किया गया, लेकिन इस 1935 के एक्ट में वो द्वैत शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1935 के एक्ट में वो द्वैत शासन क्या किया गया, प्रांतों में समाप्त। और भी क्या इंपॉर्टेंट बातें आपकी हैं 1935 के एक्ट में, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम वहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको फिर मैं आपको बता दूं, क्लास 1 क्लास 2, ठीक है, इनको आप रिवाइज करिए। ठीक है, जिन लोगों ने ये कर ली हैं वो अगली क्लास। और देखिए ये 3-4 बच्चे नहीं, जितने बच्चे आप रिवाइज करें सारे के सारे बच्चे उस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। ठीक है, यस आई रिवाइज करके। ठीक है, स्पीडोमीटर आप बढ़ा सकते हैं, ऊपर दिया हुआ था 3 पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्पीड आ जाएगी यूट्यूब में। ठीक है, तो आप वहाँ पे जा करके स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं यदि आपने एक बार क्लास देख लिया, लेकिन रिवाइज ज़रूर करें। अगर आप रिवाइज करोगे आपके बात में दिमाग में बातें बैठेंगी, तभी आप जो वैकेंसी आ रही है यूपीएससी और लेखपाल दोनों में पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो आप।
तो यूपी वाले बच्चे खासकर ध्यान देंगे इस बात को लेकर, ठीक है। और ये तो हर एग्ज़ाम, ये ऑल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहा हो कोई बच्चा, वो इसकी तैयारी आराम से कर पाएगा, ठीक है। तो रिवाइज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। कमेंट बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। आप व्यूज़ लाइक करते हैं अच्छी बात है, लेकिन कमेंट भी करिए। कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, आप डिस्कस करिए, ठीक है, जिससे कि आपके अंदर उत्सुकता है, ठीक है, जानने की बातों को। तभी तो एग्ज़ाम सिलेक्शन होगा। लॉकडाउन जैसे ही बंद होगा तुरंत वैकेंसी आ जाएंगी। उन्होंने खुद अखबार में बोला, इसका मतलब तैयारियाँ हैं उनके पास, ठीक है। इतनी अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ी है भारत की, ठीक है, क्योंकि डोनेशन भी काफ़ी अच्छा मिल चुका है। तो ये ना सोचें कि बिल्कुल पट्ट हो गई सरकार, कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इतनी तो इनके पास रिकवर करने की व्यवस्था होती है। तो सब एग्ज़ाम जल्दी कराए जाएंगे, बस आप प्रिपरेशन के धोखे में न रह जाएं, ठीक है। तो तैयारी करिए, बाकी हम बात करते हैं अगली क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।